हेलो साथियों, नमस्कार। तो प्यारे साथियों, आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। और हम लोग अब आज का जो प्रैक्टिस सेट है बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसलिए क्योंकि अब हम लोग आ गए हैं सीटेट के एग्ज़ाम के करीब में। तो ये इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट है आप सभी के लिए, और ये साइंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है। अब ये मत सोचिएगा कि हम 9 नहीं करवा पाए, क्योंकि देखिए यहाँ पर CDP हो गया, ठीक है, जितने भी आपके हिंदी हो गया, EVS हो गया, सारे प्रैक्टिस सेट मैंने करवाए। तो ये इम्पोर्टेंट है, और ये 2019 का पेपर है जो आपका ऑफलाइन पेपर हुआ था। तो उसी के तहत ये हम प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं, जाके देखिए लास्ट समय में आप जितनी अच्छी प्रैक्टिस कर ले जाएंगे, क्वेश्चन को हल कर ले जाएंगे, समझ लो सीटेट का एग्ज़ाम आपका उतना अच्छा क्लियर हो जाएगा। तो चलते हैं, देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका दे रखा है आपकी स्क्रीन पर, एक तरफ इंग्लिश में है, एक तरफ हिंदी में है। तो आपको जो पसंद आए वो आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। कह रहा है एक्स व रसायन है, एक्स व रसायन है जो हमारे आमाशय में उपस्थित है। कहाँ? आमाशय में, ठीक है, उपस्थित है, तथा भोजन के पाचन के लिए आवश्यक है। ये क्वेश्चन जहाँ तक देखोगे हर उसमें मिलेगा आपका, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। तथा भोजन के पाचन के लिए आवश्यक है। जब X अधिक या स्रावित होता है तो यह आपचन जैसे स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न करता है। Y वह रसायन है जिसका उपयोग ऐसी परिस्थिति के उपचार के लिए किया जाता है। X और Y क्या है ये पूछ रहा है, तो बताओ क्या हो जाएगा। अब देखो, आमाशय में क्या पाया जाता है? आमाशय में पाया जाता है आपका HCl, ठीक है। क्या पाया जाता है? HCl, जिसको बोलते हैं हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो जहां पर HCl है यानी कि आपका थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा, और Y आपका क्या हो जाएगा? मिल्क और मैग्नीशिया हो जाएगा, ठीक है। तो आपका थर्ड वाला सही होगा, यानी कि HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? आमाशय में पाया जाता है, ठीक है, समझ गए। ठीक, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होता है? एक एंजाइम होता है। यह एंजाइम पेप्सिन की क्रिया के लिए आवश्यक होता है और अम्लीय स्थिति बनाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कार्य बैक्टीरिया और रोग जनों को क्या करना होता है? नष्ट करना होता है। जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl जितना स्रावित, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अत्यधिक मात्रा में स्रावित होता है, तो यह अपच जैसी स्वास्थ्य समस्याओं के कारण बनता है, ठीक है, समझ गए। अब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? इसका उपयोग बहुत अधिक, यानी उदर उम्ल जैसे हार्ट बर्न, अपच के कारण वाले लक्षणों के उपचार के लिए किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में बैक्टीरिया जीवाणुओं के उपयोग नहीं होती है? ये देखिए नहीं पर, देखिए आप लोग जब सीटेट का एग्जाम देंगे तो सीटेट के एग्जाम में ये पॉइंट जरूर ध्यान रखिएगा कि आपको नहीं वर्ड कहाँ पर है। अगर नहीं है तो समझ लो यही, क्योंकि हम लोग जल्दी जल्दी क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर उसके बाद नहीं शब्द पढ़ते नहीं, उसके बाद आंसर क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। तो इनमें किस प्रक्रिया में बैक्टीरिया जीवाणु का उपयोग नहीं होता है? दही बनाने में, डबल रोटी पकाने में, गन्ने के रस के किण्वन में, नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में। तो बताओ क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डबल रोटी बनाने में, या यानी ब्रेड बनाने में, ठीक है। बैक्टीरिया जीवाणु का उपयोग इसमें नहीं किया जाता है, ठीक। आगे बढ़े थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है, पढ़िए, आपकी स्क्रीन पर है थर्ड क्वेश्चन। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में कौन सा अन्य से भिन्न है? वनोन्मूलन, मरुस्थलीकरण, अपरदन, संरक्षण। क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका संरक्षण, यानी कि ये क्या है? जंगल एक जटिल पारिस्थितिकी तंत्र है जिसमें मुख्य रूप से पेड़ होते हैं जो पृथ्वी को यानी बफर करते रहते हैं, ठीक है। वनोन्मूलन क्या होता है? बढ़ती आबादी को पोषित करने और घरों, उद्योग आदि के निर्माण के लिए मनुष्यों के खेती करने जंगलों की भूमि है, ठीक। मरुस्थलीकरण क्या होता है? मरुस्थलीकरण होता है यह जलवायु विविधताओं और मानव गतिविधियों द्वारा शुष्क भूमि पारिस्थितिकी प्रणालियों के लगातार संरक्षण में संदर्भित करता है।
अपर्दन की बात करेंगे तो अपर्दन वह प्रक्रिया है जिसमें मिट्टी के पदार्थों को प्राकृतिक बलों द्वारा दूर बहाया और ले जाया जाता है। ठीक है, आपका कौन हो जाएगा? संरक्षण हो जाएगा राइट आंसर। आगे बढ़े 64 क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द नॉट करेक्ट? तो यानी कि पाचन एक रासायनिक परिवर्तन है, प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक परिवर्तन है, श्वसन एक रासायनिक परिवर्तन है, या क्रिस्टलीकरण एक रासायनिक परिवर्तन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए आप सभी लोग। देखिए ये लास्ट समय चल रहा है, आपके पास समय जो बचा हुआ है बहुत कम समय बचा हुआ है, तो आप लोग जितना अच्छा प्रैक्टिस कर लीजिए उतना अच्छा आपके लिए लाभकारी हो जाएगा। और देखिए हमारे YouTube चैनल पर लाइव क्लास चल रही है यूपी पुलिस की, तो जितने भाई बहन यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं आप लोग जुड़ जाइए ताकि आपको लाइव सेशन में पूरी विधिवत चल रही हिंदी की क्लास और आपका मैथ की क्लास चल रही है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बताएं क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका 4 वाला हो जाएगा। ठीक है, क्रिस्टलीकरण एक रासायनिक परिवर्तन है, यानी कि पाचन आप या आपके द्वारा खाए जाने वाले भोजन को पोषक तत्वों में बदलने की एक जटिल प्रक्रिया होती है। पाचन क्या होता है? यानी कि पाचन खाए जाने वाले भोजन के पोषक तत्वों में किसमें जटिल प्रक्रिया होता है, जिसका उपयोग शरीर जीवित रहते आवश्यक ऊर्जा वृद्धि कोशिका मरम्मत के लिए करता है। ठीक है, अब प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण या सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया, इसे रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। उसके बाद आपका श्वसन क्या होता है? श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपने शरीर की कोशिकाओं हो गया और पर्यावरण के बीच गैसों का क्या करता है? आदान प्रदान करता है साथियों। ठीक है, समझ गए? और क्रिस्टलीकरण एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक, तो इसमें एक ठोस कण है जिसमें घटक अणु परमाणु या आयनों के 3 आयामी पैटर्न जालक दोहरते यानी होते हैं, कुछ निश्चित कठोर तरीकों से व्यवस्थित किए जाते हैं। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिक्सटी 65 क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, कि कणों के साइज आकार के अनुसार कौन सा अवरोही क्रम को निरूपित करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एंड द थिंग ऑर्डर एज पर द साइज ऑफ द पर्सन? तो बताइए क्या हो जाएगा? चट्टान मृतिका रेत बालू बजरी गाद, या मृतिका गाद रेत बालू बजरी चट्टान, गाद मृतिका रेत बालू बजरी चट्टान, चट्टान बजरी रेत बालू गाद या मृतिका? तो क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सेकंड नंबर वाला। ठीक है, मृतिका गाद रेत बालू बजरी और चट्टान। ठीक है, का सेकंड नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मछली मत्स्य में क्लोम गिल कार्य होता है वायु से ऑक्सीजन ग्रहण करना, जल में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करना, जल में उपस्थित विलय घुलनशील ऑक्सीकरण अवशोषित करना, जल में अपशिष्टों को उत्सर्जित करना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बताएं आप सभी लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका थर्ड वाला, यानी कि जल में उपस्थित विलय घुलनशील ऑक्सीजन अवशोषित करना। ठीक है, समझ गए? तो यानी कि श्वसन मछलियां तो क्लोम गिल कार्य होते हैं जल में उपस्थित विलय घुलनशील ऑक्सीजन अवशोषित करना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि संयोजक तार नहीं है, यदि संयोजक तार नहीं है तो विद्युत परिपथ को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है? बताओ। कागज की पट्टिका, रबड़ की पेटी, लकड़ी की छड़ या ब्लेड? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्लेड का उपयोग किया जाता है। ठीक है,
विद्युत परिपथ यानी कि एक विद्युत परिपथ को बंद लूप है जिसमें माध्यम से चालन और वोल्टेज के परिणाम स्वरूप विद्युत आवेश प्रवाह होता है। यह एक खुला परिपथ भी हो सकता है जहां इलेक्ट्रॉन प्रवाह में कम हो जाता है क्योंकि मार्ग टूट गया है। क्या हो जाता है? मार्ग टूट गया। ठीक है। विद्युत चालक क्या होता है? वे सामग्री जो विद्युत का संचालन कर सकती है क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन एक परमाणु से दूसरे परमाणु में मुक्त रूप से क्या हो जाते हैं? स्थानांतरित हो जाते हैं। अब जब एक स्थान से दूसरे स्थान में स्थानांतरित, क्योंकि उदाहरण के लिए जैसे समुद्री जल, लोहे के ब्लेड जैसे सोना, चांदी, तांबा, एल्युमिनियम और ग्रेफाइट आदि, ये सभी विद्युत के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। ध्यान रखिएगा। ठीक है। अब विद्युत के कुचालक कौन कौन होते हैं? प्लास्टिक, रबड़, कांच, हवा, लकड़ी की छड़, कागज की पट्टिका, लकड़ी का कोयला और हीरा, ये विद्युत के कुचालक होते हैं। ठीक, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है कि मंजुला समतल दर्पण में अपने प्रतिबिंब का परीक्षण कर रही है। ठीक है। उसके दर्पण से 5 मीटर यानी कि उसका दर्पण से 5 मीटर है, 5 मीटर है। वह दर्पण को 1 मीटर चलती। अब उसकी ओर दर्पण में बने उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगी? 1 मीटर, 4 मीटर, 8 मीटर, 10 मीटर। 1, 4, 8, 10। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मान लो, देखो किस तरीके से, समझ लो पहले। ठीक है। ये आपका हो जाएगा ऊपर पैनल मिरर, ये आपका मिरर हो गया। अब ये हो गया O और ये आपका हो जाएगा पॉइंट। यहाँ से ये 4 मीटर हो जाएगा और ये 4 मीटर इधर हो जाएगा। ठीक है। अब ये पॉइंट हो गया P। तो इस तरीके से जो बनेगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि मंजुला को दर्पण के बीच की दूरी कितनी? 5 मीटर है। और मंजुला जो है दर्पण की ओर 1 मीटर चलती है। दर्पण की ओर कितने मीटर चलती? 1 मीटर चलती है। अब मंजुला दर्पण के बीच की दूरी कितनी हो गई? 4 मीटर दर्शाती है। तो देखो 4 मीटर इधर दर्शा रहे, 4 मीटर ये दर्शा रही है आपकी। ठीक है। जैसा कि यानी कि बताया गया, तो 4 और प्लस 4 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8 मीटर आ जाएगा। ठीक है। कितना हो जाएगा? आपका राइट आंसर थर्ड वाला सही हो जाएगा। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप कह रहा है कोई लोलक 3 सेकंड में 30 दोलन करता है। कितना? यानी आप पेंडुलम 30 टाइम्स इन द 3 सेकंड। तो नीचे दिए गए कथनों में से सही कथन को चुनिए। नीचे दिए गए कथनों में से सही कथन को चुनना है। ठीक है। तो इसका आवर्तकाल 10 सेकंड तथा आवृत्ति 30 हर्ज है। इसका आवर्तकाल 0.1 सेकंड तथा आवृत्ति 10 हर्ज है। इसका आवर्तकाल 10 हर्ज से तथा आवृत्ति 0.3 हर्ज है। इसका आवर्तकाल 0.3 से तथा आवृत्ति 0.3 हर्ज है। तो बताइए राइट आंसर क्या होने वाला है? आप लोग इंग्लिश में इधर देख सकते हैं, पूरा क्वेश्चन दे रखा है, और इधर आपका हिंदी में दे रखा है। बताएं राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा साथियों। अब देखो ये भी एक सवाल है। तो देखो आवृत्ति और आवर्तकाल के बीच संबंध, तो T बराबर कितना हो जाएगा? 1/f हो जाएगा। ठीक है। तो दिया गया एक लोलक 3 सेकंड में 30 दोलन करता है। तो लोलक 1 सेकंड में 10 दोलन करता है, यानी कि प्रति सेकंड दोलन की संख्या कितनी हो गई? 10 हो गई। कितनी हो गई? लोलक की आवृत्ति यानी कि कितनी है? 10 हर्ज है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि यानी कि T बराबर कितना हो जाएगा? 1/f हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर निकल कर आ जाएगा 1/10। इसको जो भाग कर दोगे तो ये कितना? 0.1 सेकेंड आ जाएगा। ठीक है। तो इसका राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? इसका आवर्तकाल कितना हो जाएगा? 0.1 सेकेंड और आवृत्ति कितनी हो जाएगी? 10 हर्ज हो जाएगी। ठीक है। आवृत्ति कितनी हो जाएगी? 10 हर्ज होगा। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सेकेंड नंबर वाला सही हो जाएगा। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है गलत
कथन की पहचान करना है, गलत कथन की पहचान करना। बॉल बेरिंग का उपयोग मशीन के भागों के बीच घर्षण वृद्धि के लिए किया जाता है। पृथ्वी पर संपर्क में रखे दो पृष्ठ के बीच घर्षण कभी समाप्त नहीं किया जा सकता। लेटिन घर्षण सर्पी घर्षण से कम होता है। किसी तरल में गति करते किसी पिंड पर घर्षण बल उसकी आकृति पर निर्भर करता है। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। बॉल बेयरिंग का उपयोग मशीन के भागों के बीच के घर्षण में वृद्धि करने के लिए किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में कौन सा अवश्य कथन सत्य है, ये पूछा गया है। तो आयरन जिंक सल्फेट विलयन से जिंक को विस्थापित कर सकता है। जिंक कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित कर सकता है। कॉपर आयरन सल्फेट विलयन से आयरन को विस्थापित कर सकता है। तो राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। पेपर आपका ऐसा ही आएगा, बिल्कुल ऑफलाइन वाला। ठीक है, एक ही बार में पास करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर वाला, ओनली बी। ठीक है, यानी जिंक कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित करता है, ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बात समझ यानी कि अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कथन पहचानिए। डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग उबलते द्रव तथा ताप मापने के लिए किया जाता है, या कमरे का ताप मापने के लिए थर्मामीटर का परिसर 30 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस होता है। प्रयोगशाला में थर्मामीटर का परिसर 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस होता है। प्रयोगशाला थर्मामीटर का परिसर डॉक्टरी थर्मामीटर से अधिक होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रयोगशाला में थर्मामीटर का परिसर डॉक्टरी थर्मामीटर से क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, देखो थर्मामीटर क्या होता है, यह एक उपकरण है जिसका उपयोग ताप मापने के लिए किया जाता है। और यह थर्मामीटर को ज्ञात तापमान से वस्तुओं के उपयोग में कैलिब्रेट किया जाता है। ठीक, आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गलत की पहचान कीजिए, गलत की पहचानिए। केरोसिन को कैलोरीमान उष्मीमान कोयले के कैलोरीमान उष्मीमान से अधिक है। कोयले में कैलोरीमान उष्मीमान लकड़ी कैलोरीमान उष्मीमान से अधिक है। बायोगैस में, ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका थर्ड वाला सही हो जाएगा। ठीक, बायोगैस को कैलोरी मान, ठीक है, कैलोरी मान उष्मीमान एलपीजी कैलोरी मान उष्मीमान से अधिक है। थर्ड वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अगर बात करें हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का कैलोरी मान उष्मीमान कितना होता है, 1,50,000। ठीक है, 1,50,000 के जूल केजी में होता है। एलपीजी का होता है 55,000। ठीक है, डीजल का होता है 45,000 होता है। और सीएनजी का जो होता है आपका कितना हो जाएगा, 50,000 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा, 50,000 हो जाएगा सीएनजी का। और बायोगैस का हो जाता है 35,000 से 40,000। उसके बाद कोयला होता है 25,000 से 33,000। और लकड़ी का होता है 17,000 से 22,000। मिट्टी के तेल का होता है 45,000। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप समझ ही गए होंगे, थर्ड वाला सही हो जाएगा। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन पढ़िए, बड़ा अच्छा सवाल है कि कोई बस या अपनी यात्रा से पहले 12 मिनट 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और आगे 18 मिनट 40 किलोमीटर प्रति घंटा से चाल में चलती है। यदि इसी समय की अवधि में बस की कुल कितनी दूरी तय करता है, बताओ। तो आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए। देखो दिया गया पहले 12 मिनट में
12 मिनट के लिए बस की गति कितनी है? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपका हो जाएगा 12/60, 12/60 हो जाएगा। ठीक है। और अगले 40 मिनट के लिए बस की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो यह हो जाएगा 18/60 हो जाएगा। ठीक, घंटे हैं। तो अवधारणा यानी कि दूरी बराबर क्या हो जाएगा? तो दूरी बराबर आप लोग लगोगे गति गुणे समय, गति गुणे समय। तो इसको कैसे हल करोगे? d1 यानी कि 50 गुणे आपका हो जाएगा 12/60, तो ये आपका हो जाएगा 10 किलोमीटर। कितना आ जाएगा? 10 किलोमीटर। इसी तरह d2 अगर हल करोगे तो d2 में दे रखा है 40 गुणे 18 कितना हो जाएगा? 60, तो ये आ जाएगा 12 किलोमीटर। तो d1 और d1 कितना आया? आपका आया 10, और लेकिन d2 जो आपका आया वो कितना आया? यानी कि 12। तो इनको अगर जोड़ोगे तो आपका कितना हो जाएगा? निकल कर आ जाएगा 22 किलोमीटर। इसीलिए राइट आंसर आपका कितना हो जाएगा? 22 वाला सही हो जाएगा साथियों। समझ गए होंगे अच्छे से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से गलत की कथन की पहचान कीजिए कि पृथ्वी अपने अक्ष पर गति आवर्ती गति है, ठीक है, या प्रकाश की गति सरल रेखी गति है, सितार की कृषित तार की गति दोलन गति है, सभी आवर्ती गतियां वर्तुल वृत्ताकार गतियां होती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ वाला सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? फोर्थ वाला हो जाएगा। आवर्ती गतियां क्या होती हैं? वह गति जो समय के बराबर अंतराल में दोहराती हैं, उन्हें हम आवर्ती गति कहलाती। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 76 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, यानी कि समतल दर्पणों में बनने वाले प्रतिबिंब के संबंध में नीचे दिए गए कौन से कथन सत्य हैं? प्रतिबिंब सीधा बनता है, प्रतिबिंब वास्तविक बनता होता है, प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है, प्रतिबिंब का साइज बिंब के साइज से बराबर होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए सी डी वाला सही हो जाएगा। ए सही है, सी सही है, डी वाला सही है। ठीक है। आप लोग थोड़ा वीडियो को लाइक भी करिए, शेयर भी कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से क्या विज्ञान की प्रकृति संदर्भ में सही नहीं है? विज्ञान सीखने का अंतः विषय क्षेत्र है, विज्ञान हमेशा अस्थायी है, विज्ञान संदेहवाद को बढ़ावा देता है, विज्ञान तथ्यों और समुच्चय में समतुल्य है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? आपका फोर्थ वाला सही हो जाएगा। विज्ञान तथ्यों के समुच्चय में क्या समतुल्य है या समान है। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय एज पर एनसीएफ 2005 गुड साइंस एजुकेशन शुड बी द, यानी कि राष्ट्रीय पाठचर्या 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान की शिक्षा होनी चाहिए। विज्ञान शिक्षक के प्रति निष्ठ, बच्चे के प्रति निष्ठ या विद्यालय वातावरण के प्रति निष्ठ, कक्षा कक्ष संस्कृति के प्रति निष्ठ होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताओ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बच्चे के लिए सत्य होनी चाहिए, यानी कि बच्चे के प्रति क्या हो जाएगा? ट्रू, यानी ट्रू टू द चाइल्ड। ठीक है। आपका सेकंड वाला क्वेश्चन सही हो जाएगा, यानी कि एनसीएफ 2005 के अनुसार विज्ञान एक गतिशील व विस्तारित निकाय है जो अनुभव नए नए ज्ञान क्षेत्र सम्मिलित करता है। किसी प्रगतिशील अग्रिम समाज विज्ञान वास्तव में मुक्ति भूमि निभा सकता है, जिससे लोग गरीब, अज्ञात और अंधविश्वास दुष्चर से बच सकते हैं। समझ गए? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, एक अच्छी विज्ञान शिक्षा पाठचर्या विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि पाठचर्या की निम्नलिखित में कौन सी वैधता संतुष्ट क्रियाकलाप और प्रयोग द्वारा होती है? संज्ञानात्मक, ऐतिहासिक, पर्यावरण संबंधी, प्रतीकात्मक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रक्रिया। ठीक है, प्रोसेस। ठीक है, आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रक्रिया इसको बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है पढ़िएगा।
क्वेश्चन है अनु टू हर द क्लास 8 के बच्चों को शैक्षिक भ्रमण के लिए लेकर जाती है और इस क्रियाकलाप के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे अधिक उपयुक्त उद्देश्य हो सकता है। या बच्चों के मध्य अंतःक्रिया को प्रेरित करती है, या ठोस अनुभवों के द्वारा प्रक्रिया कौशलों को बढ़ावा देती है, या बच्चों के अवलोकन कौशलों को बढ़ाता है, या शिक्षक और कक्षा के लिए एक लय को तोड़ता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका ए बी सी वाला सही हो जाएगा। ए बी सी ये वाले आपके तीनों सही है, ये सही है, ये सही है और ये वाला सही है। ठीक है, फर्स्ट ये वाला सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 81 नंबर क्वेश्चन है, यानी कि 21 नंबर क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन और बच्चे हैं आप सभी के। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, तभी काम चलेगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। तो आप लोग इसका जवाब देंगे। बच्चों की प्रकृत जिज्ञासा का पोषण करना, जीवों के प्रति झुकाव और सहभागिता के मूल्यों का विकास करना, वैज्ञानिक स्वभाव का विकास करना, अवधारणाओं के पाठ्य पुस्तक परिभाषाओं पर बल देना। तो क्या राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ वाला, अवधारणाओं की पाठ्य पुस्तक परिभाषाओं पर बल देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से क्या बच्चों में समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा दे सकता है। बच्चों से कक्षा में विज्ञान की पाठ्य पुस्तक पढ़ने के लिए कहना, बच्चों को पाठ्य पुस्तक में अंततः दिए गए अधिगम विस्तार के लिए पढ़ने के लिए कहना, बच्चों को समूह आपस में चर्चा और इसके उपरांत बड़े समूह में साझा करने के लिए कहना। तो ये आपका राइट आंसर ये वाला थर्ड वाला सही हो जाएगा। कहाँ पर, जहाँ पर आपको समूह दिखाई दे, चर्चा करना दिखाई दे, आप वो वाला आंसर आसानी से लगा सकते हैं और वो सही भी हो जाएगा। आगे बढ़ें। क्वेश्चन क्या है कि एक शिक्षक कक्षा का आरंभ एक दिए गए भोजन के नमूने और मंड का रासायनिक परीक्षण का प्रदर्शन करके करता है। उपरोक्त कथन रेखांकित शब्द को संबंधित संज्ञानात्मक प्रक्रिया सर्जन करना, विश्लेषण करना, अनुप्रयोग करना, बोध करना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुप्रयोग करना। ठीक है, क्या हो जाएगा, अनुप्रयोग करना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है आपका Which of the following activity will not good for the active learning among children। तो बताओ निम्नलिखित में से यानी कि कौन सी गतिविधि बच्चों में सक्रिय अधिगम का प्रावधान नहीं करेगी। विज्ञान क्लब की स्थापना, क्षेत्र भ्रमण का आयोजन, विज्ञान का कोना बनाना, कक्षा में व्याख्यान सुनना। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर आपका फोर्थ वाला हो जाएगा। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विज्ञान में निम्नलिखित में से किसके द्वारा सीखने में कमी का पता लगाया जाता है। अवधारणा मानचित्रण, वर्णन अभिलेख, पोर्टफोलियो, सत्र अंत उपलब्धि परीक्षण। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी और सी वाला। ए सही है, बी सही, सी वाला, यानी अवधारणा मानचित्रण, वर्णन अभिलेख और पोर्टफोलियो, ये आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में कौन सा साधन अवलोकन आधारित है। तो इसका राइट आंसर यानी वर्णन अभिलेख। ठीक है, यह आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ें अगले क्वेश्चन की तरफ। नीचे दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही हैं। पश्मीना शाल बकरी के बालों से बनता है। बी वाला, अंगोरा एक प्रकार की ऊन है जो खरगोश से प्राप्त होती है। सी वाला, ऊंट की ऊन कारपेट बनाने का उपयोग में होती है। पश्मीना ऊन खरगोश से प्राप्त होती है। ए सी सही है, ए बी सही, बी सी सी डी कौन सा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
आपका ए और सी वाला है, ठीक है, ए और सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, नीचे दिए गए लक्षणों के आधार पर जंतु को पहचानिए। लंबा मेरुदंड, रीढ़, बहुत सी मांसपेशियां, आगे को धकेलने के लिए शरीर, अनेक बल्बियों से में मुड़ा, सर्प, केचुआ, घोंगा, अंगुष्क्रम। सभी लोग बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका सर्प हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नीचे दिए गए कौन सा कथन सही नहीं है, बताओ राइट आंसर क्या होगा, कौन सा कथन सही नहीं है। सभी धमनियां ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को ले जाती हैं। सभी धमनियां ऑक्सीजन को हृदय से अन्य भागों में ले जाती हैं। धमनियों को भित्तियां मोटी होती हैं। धमनियों की भित्तियां प्रत्यास्थ होती हैं। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए वाला, ठीक है, आपका ए वाला सही हो जाएगा। और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, निम्नलिखित में कौन मिलानों में सही क्रम निरूपित करता है, एस्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल या एब्सिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका ए का चला जाएगा फोर्थ में, ठीक है, फिर का एस्टिक अम्ल, और लैक्टिक अम्ल का हो जाएगा फर्स्ट में दही, और ऑक्सैलिक अम्ल का हो जाएगा, बताओ क्या हो जाएगा, सी का हो जाएगा पालक में, और आपका एब्सिक अम्ल नींबू वंश और फल में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आप देखेंगे तो थर्ड वाला सही हो जाएगा। ए का फोर्थ, बी का फर्स्ट, सी का सेकंड और डी का थर्ड वाला सही हो जाएगा प्यारे साथियों। तो ये थे 30 क्वेश्चन। 30 में आपने कितने सही किए आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और उसके बाद इसकी जो ये पीडीएफ है, ये पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेगी 9198943584। वहाँ पर अगर आप मैसेज करेंगे तो आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी अच्छे से, ठीक है साथियों। तो मिलते हैं इसी क्रम के साथ में अगले कड़ी के साथ में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।